नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। नोटबंदी से जीडीपी में आ सकती है 2% की गिरावट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताई आशंका, वित्त मंत्री ने किया खारिज। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का ऐतराज। लगातार छठे दिन नहीं चल पाई लोकसभा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगी सरकार। वित्त मंत्री ने किया टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर तक टोल वसूली बंद। नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग से भारत नाराज। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी कर रहे हैं गोलीबारी। घुसपैठ की 2 कोशिशें हुई नाकाम। चीन में बड़ा औद्योगिक हादसा। ऊर्जा संयंत्र का निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म गिरने से 67 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछले हफ्ते ही सीमा पार से 27 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। गोलीबारी से सीमावर्ती गांवों में भारी नुकसान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए गोलीबारी करती है। कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया। गुलमर्ग और नौगाम सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चौकस सेना के जवानों की जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिए सीमा पार भाग गए। Continued attempts to infiltrate armed terrorists from across the line of control to target Indian posts and patrols. During the last week alone, there have been 15 instances where terrorists indulged in nefarious actions from the vicinity of Pakistani army posts across the line of control. इस बीच सुरक्षा हालात को लेकर वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में मुलाकात की। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर बुधवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को भी तलब किया और भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके शव को क्षत विक्षत करने को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में तीसरी बार भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया। वहीं एलओसी में बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद बुधवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से तनाव कम करने के लिए हॉटलाइन पर बात की। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ और संघर्ष विराम का उल्लंघन बंद नहीं होता, भारतीय सेना कार्रवाई जारी रखेगी। Called in the Pakistan Deputy High Commissioner and issued a démarche, the 4th one this month, on the continued violation of ceasefire from the other side of the line of control of 18 villages along the line of control during the period 16th to 21st November, which has resulted in a non-fatal casualty besides causing extensive damage to public and private property. माचिल में 3 जवानों की मौत के बाद सेना ने नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके 3 जवान और 10 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में बुधवार को बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राज कादियान साहब हैं। कादियान साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में सीमा पर घटनाएं हो रही हैं, संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, हैवी फायरिंग भी हो रही है, किस तरफ हम बढ़ते नजर आ रहे हैं और क्या है इसका हल? देखिए, पहले तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि बार बार हमारी सेना पर वो कार्रवाई क्यों कर पाते हैं। कैजुअल्टी कर जाते हैं, बॉडीज को म्यूटिलेट कर जाते हैं। आमतौर पर 2 देशों के बीच जो बॉर्डर होता है या जो सीज फायर लाइन, वो भी एक किस्म का बॉर्डर है।
वो कोई जोग्राफिकल फीचर फॉलो करता है, या तो कोई रिवर बेड हो या फिर क्रेस्ट लाइन हो। लेकिन हमारे दोनों देशों के बीच जो सीज फायर लाइन है वो 1 जनवरी 1949 को जहां सेनाएं पहुंची थी वहीं पर विराम लग गया। तो कई ऐसी पोजीशन है जहां हमारी सेनाओं की पोस्ट वल्नरेबल है, जहां वो डोमिनेशन पाकिस्तान की है। अभी आपने युद्ध विराम का उल्लंघन की बात की जी। 29 सितंबर को जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई बड़ा काम कर पाए जिससे भारत फिर कोई बड़ी स्ट्राइक करे या फिर जिससे लड़ाई के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन वो ये छोटी मोटी हरकत बॉर्डर पर करता रहेगा, ये समझ के कि ये एस्केलेशन इस लेवल के नहीं होगी जहां की लड़ाई हो जाए। कैजुअलिटी उसकी भी हो रही है, हमसे भी ज़्यादा हो रही है। हमारे तो हर कैजुअलिटी ट्रांसपेरेंसी है, मीडिया को पता लगती है। पाकिस्तान का मीडिया आगे तक वो नहीं आने देते, तो उनकी कैजुअलिटी जब तक आर्मी खुद नहीं बताती है लोगों को पता भी नहीं चलती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 29 सितंबर के बाद हमारे 13 सैनिक शहीद हो चुके हैं। मैं जब सैनिक की बात करता हूँ मैं रेगुलर आर्मी की बात कर रहा हूँ, बीएसएफ के बच्चे इससे और भी अलग है। लेकिन शहादत एक सिपाही के जीवन का हिस्सा है। जहाँ दुख होता है वो उस बर्बरता पर, जबकि वो हमारे सैनिकों की बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं, जो कि किसी भी सेना के लिए एक कावर्डिस का काम है। ये किसी भी सेना में, दुनिया में कोई प्रोफेशनल सेना किसी भी डेड बॉडी की दुर्दशा नहीं करती, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान पिछले 6 हफ्ते में भी या 2 महीने अभी होने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक को 2 किस्से ऐसे हो चुके हैं। एक मंजीत का हुआ था पहले, अभी 2 दिन पहले प्रभु सिंह का हुआ है। ये लॉस मेरे लिए ज़्यादा पर्सनल है कि प्रभु सिंह मेरी अपनी रेजिमेंट के थे, पर वो अलग बात है, वो भारत के बच्चे थे। इसका इलाज अगर आप 2003 की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, उस वक्त सीज फायर लाइन पर आर्टिलरी एक्सचेंजेस शुरू हो गई थी। वो इस हद तक पहुंच गई थी कि पाकिस्तान उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए 26 नवंबर 2003 को पाकिस्तान ने यूनिलेटरली एक तरफा सीज फायर ऑर्डर की थी और भारत ने भी फिर उसके जवाब में उसको मान लिया था। वही स्थिति अभी दोबारा आएगी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कल जो डीजीएमओ ने उनके बगैर शेड्यूल्ड के हमारे डीजीएमओ को फोन करके बात की, वो उसका एक संकेत है जी। कि वो चाहते हैं कि बॉर्डर पर टेंशन कम की जाए। एक बात और है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि यूके की ओर से एक बयान आ जाया कि भारत और पाकिस्तान टेंशन को कम करें और मसले का हल निकालें। क्या इससे नुकसान या फिर मैं कहूँ फायदे के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीयकरण की जो बात बार बार होती है पाकिस्तान की ओर से, क्या कहीं उसकी तरफ तो ये मसला नहीं बढ़ जाता है? देखिए, पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, अगर नीतियां कोई है भी, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हर देश की नीति एक नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित से शुरू होती है। लेकिन भारत की नीति का केंद्र बिंदु, पाकिस्तान की नीति का केंद्र बिंदु भारत है। वो भारत को मान के अपनी नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी बनाते हैं। किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए ये उनके डीएनए में शामिल है, ये उनकी आर्मी के डीएनए में शामिल है। और पाकिस्तान की नीति तो आर्मी चलाती आई है। उस रवैये में जब तक चेंज नहीं आएगा, हमारे रिश्तों में सुधार नहीं आएगा। भारत ने बार बार कोशिश की है पाकिस्तान को अपने साथ मिला के, हाथ मिला के आगे चलें। दोनों देशों में जो समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का रवैया वो ना रीजनेबल है ना रिस्पॉन्सिबल है। वो तो इर्रेशनल एक तरीके से अपने देश को चलाए जा रहे हैं। कब तक चलेगा वो तो पाकिस्तान ही बता सकता है। पहले वो अमेरिका के कंधों पर सवार होकर चलते थे, अब वो चाइना के कंधों पर सवार होकर चलने की कोशिश में कर रहे हैं और साथ में सऊदी अरेबिया को खुश रखने की कोशिश में, ताकि वहां से भी फाइनेंशियल एड आता रहे। लेकिन पूरी दुनिया में आज के दिन ये हमारी डिप्लोमेसी का कामयाबी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। सारी दुनिया मानती है कि आतंकवाद बोलिए पाकिस्तान की धरती से पैदा होता है। जी, एक आखिरी सवाल सर कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं समझना चाहूंगा आपके नजरिए से, क्योंकि आप बेहतर समझा पाएंगे
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अचानक जो ये घटनाएं बढ़ी, ये स्वाभाविक थी, मतलब ये प्रतिक्रिया आनी थी, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, वो फियर फैक्टर जो आना चाहिए वो तो नहीं आया, इसलिए शायद ये बढ़ गई हैं? अगर सर्जिकल स्ट्राइक से हमारा एक एम ये था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, तो वो एम हासिल नहीं हुआ है। और भारत को मैं अभी कहता हूं, अभी तक हम सिर्फ उनकी जो वायलेशन उनका जवाब देते आए हैं। मिलिट्री लेवल पर अभी समय आ गया है कि हम जवाब देने के बजाय सवाल उठाएं, हम पहल करें। सीज फायर लाइन तो सीज फायर लाइन है, वहां फायरिंग होती है, तो जिन इलाकों में हमारी पोजीशन मजबूत है, हमारे पास उनसे बहुत ज़्यादा साधन है। ये जो अभी कई पोस्ट हमने परसों की हरकत के बाद भी उनके डिस्ट्रॉय करी है फायर असॉल्ट से, वो हमारे पास बहुत क्षमता है। पाकिस्तान के पास वो इतनी क्षमता नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और मैं बात कहूँगा जो बड़े दायरे की बात है कि अगर हम भारत को देखें, पठानकोट के नॉर्थ में तो लड़ाई की हालत है भारत, लेकिन उसके साउथ में बिजनेस एज यूजुअल है। हमारा टूरिज्म भी पाकिस्तान से चल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नॉर्मल हैं, उनके बहुत लोग यहाँ पोस्टेड हैं, हमारे बहुत लोग इस्लामाबाद में हैं। तो सरकार को उस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो और देनी चाहिए कि वो दबाव पाकिस्तान पर जो डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है जी, वो बढ़ाना चाहिए। और दबाव कैसे डाला जा सकता है। सेनाएं अपना काम कर रही करती रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। राज्यसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए इसकी खामियों को उजागर किया। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार के इस फैसले से जीडीपी में 2% तक की गिरावट आ सकती है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे, और इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह की आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज किया। 5 दिन के गतिरोध के बाद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नोटबंदी पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा। विपक्ष की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे संगठित और वैध लूट का मामला करार दिया। In all these measures convinced me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का नतीजा किसी को पता नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि 50 दिन इंतजार करना गरीबों के लिए घातक हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नियमों में हर दिन बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक की खराब छवि पेश कर रहा है। The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री की आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि इससे देश को फायदा होगा। As far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. सदन में पिछले 5 दिनों से गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी नोटबंदी पर सरकार की खामियां गिनाई। हालांकि भोजन अवकाश के बाद सदन में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की। सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने के आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कई और सांसदों ने नोटबंदी पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए इसकी खामियां गिनाई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लिया गया है। मैं तो कहूँगा आज आप ये भी डिक्लेयर करिए, अगर आपने देश में काला धन समाप्त करने का निर्णय लिया तो विदेश से काला धन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए। चुनाव के समय तो यही निर्णय हुआ था, चुनाव के समय तो यही बात करी गई थी। चुनाव के समय यह हुआ था कि विदेश से काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान के काले धन की बात नहीं हुई थी। टीएमसी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से आम आदमी बेहाल है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नोटबंदी के विरोध को राष्ट्र विरोधी कहना गलत है, क्योंकि समाज के हर तबके में इसे लेकर गुस्सा है। Anyone who opposes your policy is not for black money. Anyone who opposes your policy is not anti-national. Why are you giving us these lectures on corruption and black money? We oppose. We are opposing you because people are suffering. We are opposing you because we believe the economy will be killed. But why are you making this an issue? भोजन अवकाश के बाद प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है, और मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं, और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। We had a good 1 hour of discussion. So let us continue. Let him come here and listen to everything. See how you see. No, let us continue. Sir, they are very serious. How can you say he should be always? No, this is part of the record. Sir, आप रिकॉर्ड देखिए। देखिए। हमने रिकॉर्ड देखिए, और हमने ये भी कहा था कि अगर सदन क्वेश्चन आवर के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं, तो हाउस चलेगा। तो उसी प्रॉमिस पर हाउस चला। हालांकि सरकार ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया कि जो पहले दिन चर्चा आरंभ हुई थी वो चर्चा कंटिन्यू करे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी उस चर्चा में आएंगे या नहीं आएंगे। आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि उस चर्चा में वो भाग लेंगे। मुझे शक था, और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर विपक्ष के कड़े तेवर के चलते लगातार छठे दिन लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, इसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नोटबंदी पर विपक्ष ने अवरोध शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के बाद मत विभाजन हो। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर विरोध जताया। सदन में अवरोध के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे के बाद स्पीकर ने अक्षय यादव के आचरण को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया और उन्हें चेतावनी दी। This conduct of Akshay Yadav is in gross violation of the norms of standards and etiquettes laid down under rules and conventions of the House. This conduct is not proper on the part of the member and also for the dignity and prestige of the House. दोपहर 12 बजे के बाद भी विपक्षी दलों का गतिरोध जारी रहा। स्पीकर ने कार्यवाही में सहयोग की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने सरकार से कहा है कि नोटबंदी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में बात कही। उन्होंने लोगों को हो रही दिक्कतों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार को फैसला लेने से पहले सभी की राय जाननी चाहिए थी। मनमोहन
सिंगांबद्दल बाकी कोणी काही म्हणो, पण त्यांचं अर्थतज्ञ किंवा आर्थिक ज्ञान जे आहे ते नक्कीच मानलं गेलेलं आहे, जगामध्ये मानलं गेलेलं आहे. आणि अशा माणसांनी ज्या वेळेला एखादं मत व्यक्त केलं तर ते मत नक्कीच गांभीर्याने लक्षात घ्यायला पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कैबिनेट की उन्होंने एक विशेष बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के फैसले के बाद की स्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पैसे पर टैक्स लगाने पर भी विचार हो सकता है। कैबिनेट की बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। ऐसी खबरें भी हैं कि सरकार पुराने नोटों के उपयोग की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन का दूसरे दिन भी जारी रहा और राज्य के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार अब डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री की बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर तक टोल न लगाने का फैसला लिया गया। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में लग गई है। इसके लिए वित्त मंत्री ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल बैंकिंग के लिए स्टाफ फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये कहा गया कि जहां मोबाइल ऐप्स के पहुंचने में तकलीफ है वहां पॉस मशीन्स का इस्तेमाल करें और इसलिए उस डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा, लेकिन छोटे शहरों तक, सेमी अर्बन एरियाज तक इसका एक्सपेंशन में काफी सुविधा आएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर की आधी रात टोल वसूली पर रोक लगा दी है। 2 दिसंबर के बाद से यहां 500 के पुराने नोट से यात्री टोल भर सकेंगे। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कार्ड से भुगतान के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहकारी बैंकों से जुड़े एक याचिका की सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में सहकारी बैंक के एक ग्राहक ने ये दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने और पैसे निकालने की छूट दे। वहीं मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य के सहकारी बैंकों की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट जाकर हाई कोर्ट में सुनवाई पर स्पष्टीकरण लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अमरिंदर सिंह अमृतसर से लोकसभा सांसद थे। अमरिंदर ने सतलुज यमुना लिंक नहर समझौते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था। 2014 के आम चुनाव में अमरिंदर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को हराया था। सतलुज यमुना लिंक पंजाब में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। 2 दिन की तेजी के बाद आज शेयर बाजार 26,000 के नीचे पहुंच गया। गुरुवार को सेंसेक्स 192 अंक की गिरावट के साथ 25,860 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंकों की कमजोरी के साथ 7,965 पर बंद हुआ। नोटबंदी और डॉलर की मांग के चलते रुपए में गिरावट नहीं थम रही है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया एक वक्त 37 महीने के निचले स्तर तक चला गया। हालांकि इसके बाद इसमें सुधार हुआ और 17 पैसे की गिरावट आई। $1 की कीमत 68 रुपये 76 पैसे रही। इससे पहले 28 अगस्त 2013 को रुपया 68.85 के स्तर पर पहुंचा था। चीन में आज एक औद्योगिक दुर्घटना में कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई है। हादसा पूर्वी चीन के जियांगसी प्रांत में हुआ है। यहां ऊर्जा संयंत्र के निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म के गिरने से हादसा हुआ। दुर्घटना के वक्त इस पर 70 लोग काम कर रहे थे। 200 से ज़्यादा दमकल कर्मियों की तलाशी और बचाव अभियान में लगाया गया है। चीन में औद्योगिक हादसों का लंबा इतिहास रहा है। पिछले साल तियानजिंग में विस्फोट में 173 लोगों की मौत हो गई थी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।